अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। और इस टाइम मैं उस शख्स के घर में मौजूद हूं जिसने अपने हालातों से दिल बर्दाश्ता होकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फ़ैसला किया। आज से कुछ रोज़ पहले एक आदमी मोहम्मद नवाज़ जिसका नाम है खंबे पे चढ़ गया था और तकरीबन 4 से 5 घंटे वो आदमी खंबे पे रहा, अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता था। लेकिन रेस्क्यू के एहलकार पुलिस की मदद से उसको बाहिफाजत वहाँ से उतारा गया। लेकिन कुछ मज़ाकरात भी हुए थे और कुछ डील्स भी थी जो उसने बताई थी, कुछ शराइत थी। वो शराइत क्या पूरी हुई या नहीं, ऐसे कौन से घर के हालात थे कि जिसकी वजह से उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फ़ैसला किया और अपने बच्चे को, जिसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 10 साल है, उसको रिक्शे में बिठाकर एक बाप अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला था। इस टाइम नवाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो तमाम तर हालात इनसे जानते हैं कि जिनकी वजह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फ़ैसला किया। नवाज़ इस टाइम मेरे साथ मौजूद है। घर के हालात क्या थे, ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने का फ़ैसला कर लिया? ना बीवी का सोचा, ना बच्चों का सोचा तो बस इतना कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेता हूँ और शायद उसके बाद जो है मेरे घर वालों के हालात बदल जाए। खंबे पर चढ़ना और उसके बाद 3 से 4 घंटे वहीं पे रहना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद ये फैसला करना, उसके बाद इनके साथ कुछ भी हो सकता था, इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती थी। किस तरीके से इनको बचाया गया और उसके बाद ऐसे कौन से मामलात हुए और क्यों ये इतने दिल बर्दाश्ता हो गए, अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहते थे? इन्हीं से बात करते हैं। नवाज़, इंसान के ऊपर बहुत बुरे बुरे हालात आते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना ये तो किसी मसले का हल नहीं होता। क्या हुआ था उस दिन? अस्सलाम वालेकुम जी। ये मेरा थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा घर में मसला तो और बात है, मसाइल चल रहे थे। क्या मसाइल हैं घर के? वो मेरे ये थे कि मेरा थोड़े से हालात ख़राब हो गए, तो मैंने सोचा कि अब हालात ये ख़राब हो गए तो घर चलाने के लिए मुझे कोई रोज़गार चाहिए। अच्छा। तो मैंने रोज़गार चलाने के लिए पैसे नहीं थे, मैंने बैंक से लोन निकलवाया 1 लाख रुपया, जिसकी किस्त थी 10,800 रुपया। अच्छा, वो मैंने 1 लाख लोन लिया और उसकी हर महीने आपने इंस्टॉलमेंट देनी थी। ठीक है। तो वो लेके मैंने किस्तों पे फिर रिक्शा लिया, जो रिक्शा 2.5 लाख रुपए का रिक्शा था, तो जिसकी 10,000 रुपया तकरीबन वो किस्त, वो उसकी वो भी फिर किस्तों पर लिया? वो भी किस्तों पे लिया। अच्छा। एडवांस मैंने वो दिया। ठीक है। तो वो मैं लेके चलाता रहा। उसके अलहदा भी मैंने वो जो थीम पार्क में मैंने घर बनाया था, वो भी मैंने लोन पे लेके पैसे रिश्तेदारों से भी उधार लेके वो मैंने किया था। तो मैंने कहा ये सारे जो उतरेंगे, कारोबार कोई काम करूंगा तो उतरेंगे, नहीं तो वो तो मसला मेरे लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। हाँ। तो वो मैंने रिक्शा चलाना शुरू किया, तकरीबन 2 माह तक मेरा रिक्शा सही चला। अच्छा, कितने घंटे चलाते? मैं घंटे 12 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, कभी कभी ऐसा होता था मैं जब किस्त नज़दीक होती थी मैं 12 घंटे नहीं 24 घंटे में चला के आता था। किस्त निकालनी है? किस्त मैंने निकालनी है। ठीक है। रिक्शे की किस्त देनी है और बैंक में भी किस्त देनी है? बैंक में भी किस्त मैंने देनी है और दूसरा मैंने रिश्तेदारों को भी, जिससे मैंने उधार लेके मैं अपना मामला भी कभी कभी ले लेता था, उसको भी मैंने देना होता था। अच्छा। तो वो करते ऐसा हुआ कि मेरा रिक्शा ना अचानक ख़राब होना शुरू हो गया। कभी क्लच प्लेटें उड़ गई, कभी वो थीम पार्क का आपको शायद अंदाज़ा होगा, वो टूटी सड़कें हैं, कभी बैरिंग टूट गया, कभी सील लीक हो गई। तो वो ऐसे करके ना, वो एक काम भी अगर रिक्शे का करवाना होता था ना, वो कम से कम 700-800 का था। अच्छा। तो मैं था वहाँ पे चलाने वाला, तकरीबन मैक्सिमम मेरा रिक्शा दिहाड़ी मेरी बनती थी 1200-1300 रुपया। अच्छा। वो फिर मैं इतना ज़्यादा परेशान हो जाता था कि मेरा वो मैं करता हूँ, इतना ज़्यादा मैं करता हूँ, तो वो 1200-1300 में मेरी वो जो 30,000 का तकरीबन मेरे ऊपर महीने बाद बर्डन आता है, तो वो मैं कैसे करूँगा? 1200 दिहाड़ी है तो उसमें घर का सर्कल भी चलाना, खानी 3 टाइम, जी उसके बाद किस्त भी निकालनी, जी बिजली के बिल भी देने, वो जी ऐसे ही है। महीने का 30,000 रुपया भी निकालना महीने का। तो वो मेरे लिए यकीन जाने इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि रिक्शा फिर ख़राब हो गया। कभी कभी 2 दिन मेरे घर में एक टाइम, रात का टाइम, यकीन जाने कि मैं 70 रुपये की मैं सालन लेके आया और 100 रुपये की मैं 5 रोटियां मैं 100 रुपये की लेके आया। मैंने बच्चों को रात को खिलाई कि सुबह के पैसे बच जाए। रात को मेरी बीवी का मेरे साथ झगड़ा हुआ था कि अब ये लेके आ रहे हो, दूध के लिए भी नहीं है, तो मैं सुबह नाश्ता किससे करूँ, इतना करूँ। इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं, स्कूल से भी बैठ गए। सरकारी स्कूल वहाँ पे है ही नहीं, एकेडमी है, वो एकेडमी 3,000 रुपये लेते हैं।
एकेडमी का, तो बच्चे मेरे स्कूल से भी फारिग हो गए। तो मैं इतना ज़्यादा परेशान था। वो ये हुआ कि मेरी बीवी ने मुझे ये बात कही, बेगम ने, कि अली रो रहा है कि नानू के पास जाना चाहता है, नानू के घर जाना चाहता है। मैंने कहा चलो ठीक है कि नानू के घर जाना चाहता है तो चला जाए। हाँ। चले वहाँ पे नानू के पास जाए, रहेगा तो कुछ खाए पिएगा, चले एक तो थोड़ा सा। मैंने कहा ठीक है। उससे पहले मेरी बीवी का मेरे साथ तनाज़ा हुआ था। वो कह रही थी कि नीयत से काम। मैंने कहा नीयत से काम मैं तो करता हूँ, 2000 रुपये तकरीबन 2200 रुपये मैं डेली कमाता हूँ। उसमें से मैंने गैस भी डलवानी है, जो सवारियाँ मैंने पकड़नी है, कमाना भी है उससे। तो वो करके मुझे 1200-1300 रुपया। अच्छा जी, मैं निकल गया, घर से निकल गया, झगड़ा करके परेशान मैं सोचता हुआ जा रहा हूँ। जब मैं बाहर आया तो चुंग के पास, तो मुझे चुंगी अमर सद्दू की मुझे राइट मिली। अच्छा। वो 600 रुपये की वो मैंने बिठाई। ठीक है। तो खाली मैं जाना नहीं चाहता था। अच्छा। मैंने क्या 2-3 सवारियाँ ऐसे उठाऊंगा, अली मेरे साथ रहेगा तो नज़दीक होऊंगा तो मैं इसे उतार दूंगा। तो वो जब चुंगी अमर सद्दू मेरे साथ वो गए, तो मैंने जब उतारा तो वहाँ से यू टर्न लेके मेन के ऊपर चढ़ा, तो अगला जो डैशबोर्ड है ना, वहाँ से धुआं निकलना शुरू हो गया। वो मैंने फटाफट वो सीट अपनी उतारी और बैटरी से ना मैंने ना वो करंट उतारना शुरू कर दिया कि वो हीट ना हो, फिर बाद में देखूं। वो जब मैंने उतारा तो वहाँ से भी करंट वो होना शुरू हो गया, कोई तार शार्ट हुई या कुछ हुआ। मैंने बहरहाल रिक्शा वो किया, उसे स्टार्ट किया और मैकेनिक के पास लेके गया। तो मैकेनिक ने देखा, उसने कहा भाई आपका सल्फ का जो है ना वो अंदर ख़राब हो गया, और दूसरा जो सल्फ का कटआउट होता है वो भी ख़राब हो गया, तो वायरिंग का ये होगा। मैंने कहा भाई कितना खर्चा? उसने कहा 1200-1300 रुपये। 1200-1300 रुपये? 1200-1300, और मेरे पास उस टाइम 600 रुपया था। तो ये देखेंगे अब वो मैं 600 रुपये में रिक्शा कैसे करवाऊं? अब घर से बीवी से मांग के लाऊं, जो झगड़ा करके वो बेचारी नाराज बैठी हुई है, किसे मैं लेके आऊं? उसी तरीके मैंने बेटे को बिठाया और मैं लेके जा रहा हूँ चुंगी अमर सद्दू से कलमा चौक की तरफ मैं आ रहा हूँ। तो मैं वो वहाँ पे आरफा बिल्डिंग है, वो क्रॉस मैंने की, पुल नीचे उतरा, आरफा बिल्डिंग आती है, वो मैंने क्रॉस की और आगे मैं खड़ा हो गया। तो मैं इतना परेशान था, रिक्शा भी स्लो चला रहा हूँ, रोड भी खाली है, लेकिन परेशानी में, हाँ बेटा मेरे साथ है, पीछे बैठा हुआ है। तो मैं अब जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ से उतर गया। पता नहीं क्या दिमाग में मेरे आया कि नवाज तू नहीं कर सकता। उस टाइम में मेरे ख्याल में कोई 20-25 तारीख थी मेरे ख्याल में, डेट थी। तो अब महीने में 30,000 मैं कैसे निकालूं, वो भी दिमाग में। बीवी को अब रिक्शा खराब है, घर में 1 रुपया नहीं, 1 रुपया नहीं है। मैं अब जहाँ पे मैं छोड़ने जा रहा हूँ उनसे मैंने पहले लिए हुए हैं पैसे, तो वो सास ससुर से मैं सालों से और मांगूं तो वो मेरा मुंह फटकारेंगे और कोई बात कर देंगे तो वो मेरा क्या रह जाएगा। तो वो परेशानी इतनी लेके मैंने रिक्शा रोका और मैं 3-4 फुट है ना वो ऊपर खंबे के ऊपर मैं चढ़ गया। तो मेरा बेटा उसने देखा कि पापा आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा अली ये तू ना रक्षा चाबी मैंने इसकी तरफ फेंकी, तो मैंने कहा तू रक्षा ले जा। पापा आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैंने नहीं आना, मैंने मरना है। तो इसने मेरे बेटे ने रोना वापस शुरू और मैं ऊपर चढ़ा। अपने बेटे को भी उसकी बेबसी भी मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, उसकी बेबसी भी देख रहा हूँ कि उसको मैं अपने बेटे को तनहा अकेला मैं छोड़ के मैं जा रहा हूँ। वहां पे फिर मैं ऊपर चढ़ा, मुझे करंट लगा। जब दरमियान में गया मुझे करंट लगा तो मैं ऊपर से हाथ में छूट गए, तो ऐसे गिरता गिरता नीचे आया। ये कूनी मेरे मुंह पे लगी, कूनी लगी लोहे पे, तो वो हाथ मेरे मुंह पे लगा, ब्लड आना शुरू हो गया और ये वाला हाथ पकड़ में आ गया लोहे। मैंने वो आपको अंदाजा तो था ही कि आप मौत के मुंह में जा रहे हैं और बच्चे के सामने ये सब कुछ। बच्चे में बेटा मेरी बात सुने, किसी बाप का दिल नहीं करता कि अपनी औलाद को छोड़ दे। मैं कितना मजबूर था। मेरा बेटा आम खाता शौक से, यकीन जाने अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैंने अभी तक अपने बेटे को आम निकला। क्या मैं
जो बाप है ना वो मेरी फीलिंग को समझेगा। मैं बहुत मजबूर था, ये सच्ची बात, मैं बहुत मजबूर था। मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं बच्चों को भूखा, मेरे बेटे ने पेट भर के रोटी नहीं खाई थी कभी। इतने दिन हो गए थे कि मैं सुकून से कभी सोया नहीं बच्चों के पास। बस कमाने की और उतारने की ये जिंदगी, बस यही ऐसे ही चल रही है। बड़ा परेशान कि हो नहीं सकता, 30,000 कैसे दूंगा, बीवी को खर्चा कैसे दूंगा, नहीं हो रहा, अपने आप को खत्म कर लूं। बस वो फिर ऊपर चढ़ गया मैं वहाँ पे, तो सबसे ऊपर आप नहीं अंदाजा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। बस ये था माइंड में, दिमाग में ये था, खत्म होना है। जब ऊपर चला गया तो ऊपर जाके मेरे जो हाथ थे बिल्कुल शालो हो गया, करंट लगा हुआ था मेरे पाँव बिल्कुल। तो ऊपर जाके जब अपने बेटे की मैं बेबसी देख रहा हूँ, ऊपर आवाज नहीं आ रही, लेकिन मेरे बेटे की जो बेहोश हो रहा था वो देख के मैं ऊपर रो रहा था कि या अल्लाह, मैं देख रहा हूँ पर तू भी देख रहा है। वो नीचे है, मैं दरमियान में हूँ, तू ऊपर है। बच्चे अंदर बहुत कुछ है, मैं क्या बताऊं, बताने में भी शर्म आ रही। लोग देख रहे हैं, लोग वही मीडिया में कह रहे हैं कि बाबा ऊपर चढ़ा। और भाइयों, बाबा ऊपर चढ़ा तो बाबे ने वो थीम पार्क अपना घर खुद डुबोया मशहूर होने के लिए। और मेरे भाई, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ खुदा के लिए, बच्चों को भूखा अगर तू रखता है ना तो मुझे रख के दिखा 1 मिनट के लिए। बाप है, बाप बन के दिखा, मुझसे बाप नहीं बना गया। एक इंसान के लिए हक हलाल कमाना और अपने बच्चों को हलाल खिलाना तो नामुमकिन हो चुका है। बच्चे मेरी बात सुने, मैं अगर चोरी करता मैं कर सकता था, मैं काम कर सकता था, मैं कर सकता था, मैं चोरी कर सकता था, लेकिन अल्लाह से डर लगता है। मैं अपने बच्चों को हराम क्यों खिलाऊं? बताएं मुझे, खिला सकता है कोई बाप? खिलाते हैं लोग, खिलाते होंगे, लेकिन मैं नहीं खिलाता। जितना आया उतने में गुजारा हो रहा था, बस हो रहा था। अब उससे ज्यादा जब एंड हो गया शाम के टाइम, अब मैं 600 रुपया लेके बीवी के पास जाऊं, उसकी गालियां या उसकी नाराजगी में बर्दाश्त करूं? 600 रुपया लेके घर जाऊं या 1200 रुपया रिक्शे पर लगाऊं? मैं उसके पास जाऊं, उसे कहूं कि और मुझे दे, वो कहाँ से देगी? थीम पार्क में हमारा तो कोई रिश्तेदार रहता ही नहीं है, किससे मांगूंगा मैं? वहाँ पे कोई देने वाला है? कोई नहीं सिवाय अल्लाह के। वहाँ पे ऊपर मैं चढ़ गया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी अहमद को लेके आ रही है, तो वो मेरा हाथ हिलते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, लेकिन आवाज नहीं आ रही। मैं काफी ऊंचाई पे था, मैं भी ऊपर चिल्ला रहा था। मरियम नवाज साहिबा को भी कह रहा था कि आपके घर के करीब है, यहाँ पे ये देखे आप माँ बनी हुई हैं। उस टाइम क्या ख्वाहिश थी कि बस जिंदा वापस चला जाऊँ किसी तरीके से? जाहिर है उस टाइम नहीं, अभी तक नहीं था। जब मेरी बीवी आई है ना, तो उसकी मैंने अपनी बीवी की बेबसी देखी, जब सबकी देखी, मैंने कहा कोई हमारे घर को मेरे बाद संभालने वाला नहीं है, तो सारे के सारे नमाज चले जाएंगे, तो उसके बाद ये अकेली रह जाएगी, तेरे बच्चे अकेले रह जाएंगे, तेरे होते हुए कोई उनको नहीं दे रहा, तो तेरे जाने के बाद देंगे। ऐसा ही है। चलें, आप हौसला करें, अल्लाह की ज़ात जो है वो बहुत बड़ी है और वो सब कुछ देख रहा है। ये अल्लाह ताला की तकसीम होती है, ये अल्लाह ताला के फैसले होते हैं, देकर भी आजमाना, लेकर भी आजमाना। किसी ने कुछ अभी तक कुछ नहीं दिया मुझे। मीडिया वाले थे, उन्होंने मदद की थी। क्या वहाँ पर जब आपको रेस्क्यू किया गया, वहाँ से आपको 2-3 घंटे तक तो आप रहे? नहीं, मैं 5 घंटे तकरीबन ऊपर रहे। आप तकरीबन मेरे ख्याल में टाइम 4 बजे का था जब ये तकरीबन जब आप ऊपर चढ़े हैं उसके ऊपर मैं चढ़ा हूँ तकरीबन 4 बजे का, वापसी तकरीबन कुछ 9:30 का टाइम था। अच्छा, 4-5 घंटे आप वहाँ पे रहे हैं। रेस्क्यू करने वाली ज़ाहिर टीम्स वहाँ पर पहुँची। आप लोगों के आपस में फिर क्या मुतालबात थे? मैं जब ऊपर जब मैं गया तो अंधेरा होना शुरू हो गया था,
तो उस टाइम आहिस्ता 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 बीवी बच्चों को नीचे देखना, उनकी तड़प देखनी और आवाम की तड़प देखनी कि वो भी मेरे बच्चों के साथ मेरे नीचे आने का इंतज़ार, दुआएं कर रहे हैं। तो वो मैं फिर रेस्क्यू आई, रेस्क्यू वाले बहुत अच्छे थे, नदीम साहब थे वो जिनके साथ वो बात हुई थी। वो ऊपर आए मेरे बेटे को लेके, अली को लेके। मैंने अली को ये बात एक बताई थी कि मेरा बेटा मैं जब मर जाऊँ मेरे ऊपर रोना नहीं तो मुझे अज़ियत बहुत ज़्यादा आएगी। तो जब मैं रोता था तो ये मुझे कहता था पापा आपने नहीं रोना, मैं चुप हो जाता था। तो वो नदीम साहब कहने लगे कि आप नीचे आओ नीचे आओ। मैंने कहा नदीम साहब अब अगर ऊपर चढ़ो तो मरियम नवाज साहबा से मेरा तकाजा है, मेरी बात अगर मेरी पूरी होगी तो मेरा जीने का मकसद बनता है। अगर वो मेरी मदद नहीं करेंगी तो वो मेरे जीने का मकसद फिर नहीं है, पापा चुप, मेरे जीने का मकसद नहीं है। तो वो उन्होंने कहा कि क्या बात है आप मुझे बताएं। मैंने कहा नहीं जी मीडिया वाले ऊपर बुलाएं। वो नीचे गए, मीडिया वाले ऊपर आए। मैंने कहा कि मीडिया की आवाज़ है, मीडिया की ताकत है। तो वो मेरी आवाज़ उन तक और आवाम की आवाज़ मीडिया तक वो पहुंचेगी तो वो मेरी जो है मदद वो करेंगी तो मैं नीचे आऊँगा। तो वो मीडिया वाले ऊपर आए, कैमरामैन था, रिपोर्टर था, वो ऊपर आया। वो उन्होंने मेरी बात सारी सुनी। मैंने कहा जी मुझे एक सरकारी नौकरी मुझे मिल जाए और मेरे बच्चों की क्वालिफिकेशन का वो जो लगाते हैं वजीफ़ा लगाते हैं वो लगा दे। मेरा 5-6 लाख रुपया मेरा कर्ज है वो लगा दे। मुझे अपना कोई घर दे दे, छोटा सा मुझे दे दे कि जिसमें मैं सुकून से अपने बच्चों को लेके मैं बैठा रहूँ। और दूसरा मरियम नवाज साहिबा कोई मुझे छोटी सी कोई गाड़ी ले दे। मुझे और कोई कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, मुझे कोई इंग्लैंड और कनाडा का मुझे कोई ग्रीन कार्ड नहीं चाहिए। मुझे रहने के लिए और बच्चों के साथ रहने के लिए मुझे ये चाहिए। मुझे अगर आप देते हैं तो मैं नीचे आऊँगा, नहीं तो वरना मैं नहीं आऊँगा। वो उन्होंने उनसे कॉल करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की मरियम नवाज साहबा ने। अच्छा। साद रफीक, ख्वाजा साद रफीक साहब के साथ वीडियो कॉल करवाई। अच्छा। तो वो वीडियो कॉल पे उन्होंने हर चीज़ मेरी डन की कि मैं ये चीज़ आपको दूंगा, ठीक है, तो वो आप नीचे आ जाए। तो मैंने उनसे ये भी कहा था कि ये नहीं कि आप मुझे नीचे बस ला रहे हैं, हाँ। उसके बाद आप सारी बातें वो कहें कि बस नीचे उतारने तक था। उन्होंने कहा, उन्होंने एक कसम उठाई। ये बात आप नदीम साहब जो रेस्क्यू वाले थे बहुत अच्छे, बहुत नेक, उन्होंने सारी मुझे मेरी सपोर्ट की। पुलिस ने भी की, एसपी साहब ने भी मेरी की, पंजाब पुलिस ने। तो वो मुझे नीचे जब लेके आ गए तो हाँ। वो मैं अभी वो लिफ्ट में था, तो वो जब मैं नीचे उतरा पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा और मुझे बिठा के वो थाना में ले गया। ठीक है, थाने में क्या बातचीत हुई? थाने में जब लेके गए तो वो जब आपको तो आपकी बीवी बच्चों से भी नहीं मिलने दिया, कोई बात नहीं करने मुझे भी नहीं पता। हाँ, आपको उठा के डाले में फेंका उन्होंने। जी। और क्या हुआ था? वो मुझे थाने में जाके ले गया, वहाँ पे मुझे थाने में बाहर निकाला। तो वो जो रिपोर्टर था ना जो ऊपर गया था, वो रिपोर्टर नहीं था, वो एसपी था। अच्छा। वो एसपी साहब थे, वो लेके गए। तो उन्होंने कहा यार इसके साथ कोई कुछ करना नहीं है, इसका मुंह हाथ धुलवाओ, पानी पिलाओ इसे। तो वो मुझे कहने लगे रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा, परेशान नहीं होना, आप मुंह धो के आओ। मुंह धो के हाथ पाओ मैंने धोए, आके बैठ गया। तो वो मुझे कहने लगे मीडिया आ रही है, हमने आपके साथ कुछ किया, बस वहाँ से यहाँ तक लेके आए हैं, बस आपने मीडिया को सच ही बताने के पुलिस ने आपके साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया। मैंने कहा सर अभी तक तो नहीं किया। वो कहने लगे आगे भी नहीं करेंगे। तो वो ये हुआ कि मुझे साइड पे बिठा दिया, मेरे बीवी बच्चों को मैंने कहा सर लेके आए। वो मेरे बीवी बच्चे भी आ गए वहाँ पे, तो वो मिलवाया। और वो मीडिया आहिस्ता वो आ रही थी, मेरे बयान ले रही थी। मैं यही कह रहा था कि पुलिस ने वो कुछ नहीं किया। फिर वो रात हमें रखा वहाँ पे, पुलिस स्टेशन में ही रखा। पुलिस स्टेशन में रात रखा मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को। अच्छा खाना, हर चीज़ अच्छी, एसी वाला रूम दिया। हम लोग वहाँ पे बैठे रहे, सुबह उठे, नाश्ता हुआ। जुमे का दिन था उस दिन सुबह। तो वो जुमे के बाद उन्होंने हमें इज्जत से हमें रवाना वहाँ से किया कि आप जा सकते हैं। लेकिन स्टेटमेंट ली कि हमने आपके साथ कोई बुरा, सच वो जी बात तो अगर होती तो मैं बताता। जो आपके मुतालबात थे, जो आपके आपस में डील हुई थी, वो कहाँ गए? उन्होंने एप्लीकेशन लिखी थी,
एप्लीकेशन एक लिखी थी, वो जो मुज़ाकरात हुए थे वो वाली लिखी थी, और मुझे वो लेके गए उनके दफ्तर साद रफ़ीक, वो दफ्तर उसके 5-6 हैं, वो अब डिसाइड नहीं हो रहा था वो कौन से दफ्तर में बैठे हैं। तो उनसे राब्ता करके पूछ वो रहे थे? राब्ता जब कॉल करते थे वो आगे से काट देते थे, जब कॉल करते थे वो तफ्तीशी साहब को एक फूल वाला उसको दे दिया मेरा नंबर, वो तो हम थाने के गाड़ी पे भाग रहे हैं, तो वो कल का टाइम फिर हो गया। तो अभी तक नहीं हुई मुलाकात? अभी तक एक मुलाकात हुई है मेरी, कल हुई थी, मीडिया वाले वहाँ पे आए हुए थे। किससे हुई है मुलाकात? वो उनका जो असिस्टेंट था उससे हुई है? फिर क्या बात हुई है उससे? उनसे बात हुई है, वो मुझे कह रहे हैं कि भाई आपको कोई सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, अच्छा, और कोई आपको वो घर नहीं दिया जाएगा, कोई आपको गाड़ी नहीं दी जाएगी, हाँ आपका जो कर्ज है ना, और आपके बच्चों को भी कुछ नहीं दिया जाएगा। अच्छा, और आपका जो कर्ज है वो कुछ दिया जाएगा, कुछ उतार देंगे, बाकी का नहीं उतारेंगे। बाकी का जो पहले तेरा सिस्टम चल रहा है वैसे ही ना, चला, वो तो वैसे ही चला। फिर मुझे मेरे हाथ में फिर वो हाथ तो खाली रह गया, हाथ में कुछ है तो नहीं, ये देखे ऐसे ही खाली। तो आपके लिए तो ये और ज्यादा सोचने की चीज है कि आपने अपनी जिंदगी को खतरे में डाला अपने बीवी बच्चों के लिए, ठीक है, इस हुकूमत पर या लोगों पर एतमाद कर, ठीक है। उसके बाद आपके साथ डील हुई और वो अब आपको मतलब एक साफ जवाब दिया गया कि आपके साथ ऐसा कोई भी जो ऐसी चीज है वो नहीं होगी। तो आपको ये सोचना चाहिए कि मुस्तकबिल में अगर आप कोई इस तरह का कदम उठाते हैं तो आपके बीवी बच्चों के सर पर कौन हाथ रखेगा? कोई भी नहीं। ये तो आपके साथ है। जी। एक बच्चों का जो वारिस है वो उनका बाप होता है या उनकी वालदा होती हैं, उसके बाद तो बच्चे रुल जाते हैं। जी बेशक। अभी तो कम से कम आपसे ख्वाहिशात करते हैं, अगर आप ही ना होए तो ख्वाहिशें भी खत्म हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो ये तो मेरे भाई जिंदगी को खत्म करना तो किसी मसले का हल नहीं होता, ये तो शायद आपको समझ आ गई होगी। मुझे 100% जिंदगी खत्म करना किसी भी मसले का हल नहीं है। मसले फेस करने के लिए होते हैं, और एक मर्द हो या औरत हो उसको उसमें से गुजरना होता है। जी। उनको फेस करना, ये बातें जो सुनने में बड़ी बुरी लगती हैं लेकिन जिसके ऊपर गुजरती है ना, जानता वही है। बेशक आप जिस वक्त से गुजर रहे हैं वो आपके लिए मुश्किल तरीन वक्त है, बहुत मुश्किल तरीन वक्त है। मैंने हर जगह पे मैंने अपील भी की मरियम नवाज साहिबा से कि आप पंजाब की आप वज़ीर आला है, तो आप माँ बनी हुई हैं, अपनी राया को आप देखें कि कहाँ पे कौन बंदा कहाँ पे बैठा हुआ है और किस हाल में है, कितनी मुश्किल से कौन गुजारा कर रहा है। अगर मैं नुमाया हो गया बेचारा, नहीं तो मैं होना नहीं चाहता था। तो आपके सामने आप ये मेरी बीवी को कह रही थी कि निकाब का, मैं अपनी बीवी को यकीन जाने वहाँ पे आई है, मेरे किसी चैनल में इसका निकाब नीचे नहीं है, क्योंकि मैं एक पाकिस्तान का एक मैं शहरी हूँ, तो शरीफ बंदा हूँ मैं। ये नहीं कि मेरी पहले भी कोई सोशल मीडिया पे मेरा कोई इंटरव्यू वगैरह कहीं नहीं आया, ना मैं आना चाहता था। और मेरी अपील है, मेरी दरख्वास्त है कि जो मेरे साथ बात की गई है वो सुनी जाए और समझी जाए, उसके अलावा जो मेरे मामला थे वो हल किए जाएं। यकीनन वो बात जो है वो उस टाइम उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वो सारे हालात जो उस वक्त बने हुए थे, तमाम मीडिया वहाँ पर था, लोगों का एक हजूम था, रोड्स ब्लॉक थे, उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए वो तमाम तर बातें की गई। उस वक्त इनकी तमाम तर शराइत को जो है वो माना गया कि हम ये सब करेंगे, लेकिन जब इनको प्रॉपर उतार लिया गया बाहिफाजत तरीके से, तो उसके बाद वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बदल दी गई। और ना उसके बाद तो साद रफ़ीक साहब का कुछ पता है और ना ही उस डील के बारे में कुछ पता है, ना ही ये पता है कि इनके साथ जो मामला तय पाए थे उनका क्या करना है। ये पहला शहरी नहीं है, इस तरह के बेशुमार शहरी हैं जो इस वजह से अपने घर के हालातों से दिल बर्दाश्ता होकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा करते हैं। बीवी भी इनके साथ इनकी हमारे साथ मौजूद है और उनसे भी बात करते हैं कि कहा जाता है कि जो बीवियाँ होती हैं वो अपने शोहरों को इस चीज़ के लिए प्रेशराइज करती हैं कि या बीवियों को ऐसा लगता है कि शोहर घर से निकले हैं तो यकीनन वो कोई मेहनत नहीं कर रहे या अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर नहीं सोच रहे। ये सिर्फ इनकी बीवी का नहीं, ये अक्सर ख़वातीन का ये मसला है कि उनको लगता है कि शोहर अगर बाहर गए हैं तो वो दिल लगाकर काम नहीं कर रहे, और शोहर जो है, मर्द जो है, वो एक अपनी जो है वो ज़िंदगी की एक तकलीफ और अजियत के साथ वो गुजार रहा है। जो मर्द बाहर के हालात फेस करता है यकीनन घर के में बैठी चार दीवारी में बैठी ख़वातीन को नहीं पता होता। बाकी इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शाजिया। शाजिया। शाजिया, कितने साल हो गए शादी को?
13 साल। 13 साल हो गए। 13 साल में माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। हाँ जी। 13 साल पहले जब शादी हुई थी आपकी, पसंद की शादी की थी? नहीं, हमारे घर वालों ने की थी। घर वालों ने की थी। फिर अच्छा लगता था ना नवाज? नहीं, जिंदगी सही गुजर रही थी। अच्छा नहीं लगता था? नहीं, अच्छा लगता था। अच्छा लगता था, जिंदगी अच्छी गुजर रही थी ना? हाँ जी। आपकी ख्वाहिशात पूरी करते थे ये? जी, पहले हमारे हालात पहले अच्छे थे। क्या काम करते थे ये जब आपकी शादी हुई है? पहले भी रिक्शा ही चलाते थे। ठीक है, मतलब जब आपकी शादी हुई है आपको पता था मेरा जो शोहर है वो रिक्शा चलाते हैं। हाँ जी। ठीक है, फिर आप जो छोटी छोटी ख्वाहिशें करती थी नवाज पूरी करता था? हाँ जी, पूरे करते थे। फिर बच्चे हो गए? हाँ जी। तो हालात कैसे खराब होना शुरू हुए? बस ये पहले तो हमारे ना एक माह के अंदर अंदर ना 6 फौतगियाँ हुई हैं। अच्छा। 6 फौतगियाँ। पहले इसकी बहन की बेटी फौत हो गई, फिर मेरी सास फौत हो गई, फिर मेरा मामू फौत हो गया, फिर मेरी अम्मी फौत हो गई। इस तरह से हालात बिगड़ते बिगड़ते काम पे फिर नहीं जाते थे। फौतगियों में जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट थी वो खर्च होगी और किसी के सर पे चढ़ाई और हालात भी ऐसे हो गए कि रिक्शा भी ठीक नहीं चलता था। 2 दिन बच्चे भूखे रहते थे तो इस वजह से ये बहुत परेशान रहने लगे। पहले जब आपकी शादी हुई रिक्शा इनका अपना था? हाँ जी, पहले अपना था, फिर मजबूरी के तौर पहले भी फिर बेचना पड़ गया, फिर किस्तों पे दोबारा लिया। ठीक है। तो इस वजह से हमारे घर में परेशानियाँ बहुत ज़्यादा रहती थी। कभी घर में खा लेना और कभी ना खाना, कभी भूखे सो जाना। इसी वजह से हमारे घर में हर वक्त टेंशन बनी रहती और लड़ाई भी? और लड़ाई भी होती, थोड़ी बहुत होती, इतनी ज़्यादा तो नहीं होती थी। तो ये पता नहीं उस दिन इसने कैसे डिप्रेशन में आ गया और घर से काम करने को निकला और मुझे 1 घंटे के बाद फ़ोन आया कि एयरवाई वालों का शायद आया था या पुलिस वालों का आया था। उन्होंने कहा कि आपका मियाँ किधर है? मैंने कहा जी वो रिक्शा चलाने के लिए गए हुए हैं। अच्छा। तो वो कहते वो रिक्शा चलाने के लिए नहीं गए बाजी, वो आपका मियाँ ना वो फिरोजपुर वाला खंबा है ना उसके ऊपर जो 1,40,000 वोट का है उसके ऊपर चढ़े हुए। मैंने कहा अल्लाह, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई और मैंने वहाँ से फौरी रिक्शा करवाया और वहाँ पहुँची और देखा तो ये ऊपर ही चढ़े हुए थे। तो मैं भी इसको रो रो के नीचे बुला रही, मेरे बच्चे भी रो रो के नीचे बुला रहे हैं, ये नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं मैंने आके नीचे करूँ क्या? मुझसे अपने बच्चे भूखे नहीं देखे जाते। मैं आप लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकता तो मैं कम से कम मर तो सकता हूँ, अपनी जान तो दे सकता हूँ। ऐसी अजियत में देखने से बेहतर है मैं अपनी जान दूँ। फिर सबने समझाया, पुलिस ने भी समझाया, सबने समझाया कि आप अपनी जो मजबूरियां हमें बताओ, हो सकते हम आपका मसला हैंडल कर सकें। तो इसने कहा कि 5 घंटे के बाद वो भी हम नीचे तड़प रहे थे, रो रहे थे, शायद इसको दिमाग में थोड़ा बहुत हमारा ख्याल आया और इसने अपना वो खुदकुशी वाला फ़ैसला थोड़ा सा ख़त्म करने की कोशिश की। घर में जब लड़ाइयाँ होती हैं, हाँ, हर घर में मियाँ बीवी पे होती हैं जब हालात इस तरह के होते हैं। हाँ, तो कभी इन्होंने इस तरह का जिक्र किया कि मैंने अपनी जिंदगी खत्म कर लेनी है? या मैंने कभी भी नहीं, कभी लगा था कि मेरा शोहर जो है वो इस तरह की बुज़दिली दिखाएगा? नहीं, बुज़दिली नहीं हुए, बस ये ना डिप्रेशन और मजबूरी में देख देख के बच्चों के हालात और वाक़यात जैसे थे। आपके शोहर बता रहे थे आप भी लड़ती थी कि तुम सही दिल लगा के काम नहीं करते। वो तो फिर हर औरत ही कहती है, हर औरत यही चाहती है कि कम से कम मेरे बच्चे पेट भर के खा के सोए तो सही। अगर अच्छा पहन नहीं सकते, अच्छे स्कूल नहीं जा सकते, रोटी तो मिले, तो पेट भर के रोटी तो खा के सोए ना। इसी वजह से थोड़ी बहुत मेरी झगड़ा। और मैंने कभी इस बात पे नहीं तकाजा किया कि मैंने ब्यूटी पार्लर जाना है, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए जिस तरह की आजकल की लड़कियां करती हैं। नहीं, मैंने जो मिला पहन लिया, नहीं तो ज़्यादातर अपनी बहनों से कपड़े लेके पहनती थी। तो मुझे नहीं पता था इसने ये फैसला कर लेना। आप भी कोई काम करती हैं या शोहर ही काम करता है? मेरे जब पहले मैं करती थी तो काम करती थी, 6B फूड इंडस्ट्री में मैं काम करती रही हूँ। तो लेकिन फिर भी मेरा छोटा बेटा पैदा हो गया, घर में कोई भी संभालने वाला था, ये भी काम पे चला जाता, तो फिर बच्चे के पास कोई भी नहीं था। तो इसीलिए फिर मैंने काम छोड़ दिया। बच्चों फिर अकेले बच्चे भी तो नहीं ना छोड़े, साथ ऐसा माहौल नहीं है छोड़ने का। तो फिर मैं घर में बैठ गई। तो आखिरी बार शोहर ने नया सूट कब लेकर दिया था? सच बताना। ईद पे। ईद पर लेकर दिया? हाँ जी। और बच्चों को? ईद पे। बस ईद के? ईद की ईद कपड़े बस, और आगे पीछे नहीं। एक सूट ईद के? एक सूट, वो भी बड़ी मुश्किल से। ये जो लोग हर महीने हर दिन शॉपिंग के लिए निकलते हैं ना, ये उन लोगों के लिए मैंने ये सवाल किया है कि हम लोगों ने कभी अपने से नीचे लोगों को नहीं देखा कि लोग अपनी ज़िंदगी किस हद तक परेशानी में गुजार रहे हैं। ईद के ईद सूट नसीब होता है, वो भी एक बड़ी मुश्किल से। पता नहीं किस तरह पेट काट काट के पैसे जोड़े जाते हैं उस एक सूट के लिए। और मुझ समेत, हम समेत, वो तमाम लोग जो देख रहे हैं और मुझ समेत, हम लोगों ने कभी कपड़े लेते हुए इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं कि लोगों को शायद ये नसीब ही नहीं होते। हर रोज़ नए नए कपड़े पहनना ये कोई बहादुरी नहीं होती है, ये बहादुरी होती है कि साल में आपको एक सूट मिल रहा है। ये बहादुरी होती है अपने शोहर के साथ ज़िंदगी गुजारने की।
अच्छे खाने के लिए बता रहे हैं, बच्चे तरसते रहते हैं, खाना अच्छा। हाँ जी, कभी भी जैसे दाल रोटी बनी बच्चे चुप करके खा लेते थे, कभी वो रिक्वायरमेंट नहीं करते थे कि हमने भी दूसरों की तरह पिज़्ज़े शवारमे या कोई बर्गर वगैरह खाने, नहीं, जैसी दाल रोटी बनी वो भी कभी पेट भर के मिली तो खा ली, नहीं तो भूखे भी सो गए। इस तरह के हालात देख देख के ये तंग आ गया था और ख़ुद भी मजबूर था, काम करने भी जाता था और कभी रक्षा खराब तो कभी पेट्रोल ही पूरा होता था। इस वजह से फिर ये बर्दाश्त इसकी ख़त्म हो गई और इसने ये कदम उठा लिया मजबूरी में, बहुत बेहद मजबूरी में। कभी आपके जहन में इस तरह की सोच आई कि मैं मतलब घर के हालात बदलने से ही रहे तो मैं ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेती हूँ? कई दफ़ा आती थी सोच, फिर भी बर्दाश्त कर लेते थे कि चलो किसी दफ़ा तो अल्लाह पाक करम करेगा, हमारे हालात बदलेंगे, सब्र कर लेते थे। और ये था बाहर जाहिर जगह, मैं तो घर में चार दीवारी में रहती थी, बर्दाश्त करती थी। मर्द बाहर कौन कौन सी जंगें लड़ता है कि मर्द ही जानता है, मुसीबतें देखता है और कैसे कैसे वक्त से गुजरना पड़ता है, उसे ही पता चलता है। कोई भी खुशी से ऊपर नहीं चढ़ता इतने बड़े खंबे के ऊपर, और पता भी है कि ऊपर मेरी मौत है, अगर मैं चढ़ूंगा तो मैं वापस नहीं आ सकता। अगर अल्लाह ना करे उस दिन इनको कुछ हो जाता तो फिर हमने भी मर ही जाना था, हमने कौन सा जिंदा रहना था, क्योंकि वैसे भी मरना था तो वैसे भी मरना ही था। अंदाजा हुआ बच्चे स्कूल नहीं जाते, अब बच्चे नहीं स्कूल नहीं जाते, एकेडमी के 1-2 माह फीसें अच्छे हालात होते तो भेज देते थे एकेडमी की फ़ीस दे के, अगर नहीं तो फिर 2-2, 3-3 माह बच्चे एकेडमी के लिए पैसे नहीं होते तो बच्चे तो बच्चों ने कभी ख्वाहिश नहीं की कुछ बनने की? बच्चों की सबकी ख्वाहिश होती है, माँ बाप की भी होती है, हमारे बच्चे ये बने, आप लोगों की भी होगी। हाँ, ये जरूरी तो नहीं होता कि रिक्शा ड्राइवर अगर है तो उसका बेटा रिक्शा ड्राइवर ही होगा। तो आप लोग क्या चाहते थे? मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन वसाइल नहीं थे, अच्छे स्कूल नहीं जा सका, अच्छी एकेडमी नहीं जा सका, खाने को कुछ नहीं था तो फीसें और कहाँ से किताबों का खर्चा कहाँ से आता। नवाज साहब, मैंने तो सुना है मर्द की सबसे बड़ी बहादुरी जो होती है वो ये होती है कि उसकी बीवी मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ी है। मर्द की जेब में उसकी बीवी की वफादारी होना तो वो सारी चीजों से लड़ जाता है, इस तरह के हालात से भी लड़ जाता है। आप क्यों इतने दिल बर्दाश्त हो गए? आपकी तो बीवी बड़ी बहादुर खातून लग रही है मुझे। आपने बात छोटी नहीं की, आपने बात बहुत बड़ी की है। इतनी मोहब्बत करने वाली बीवी और इतने मोहब्बत करने वाले बच्चों के अगर मैं हक अदा नहीं कर सकता तो मुझे अपने आप से नफरत हो रही थी कि वो एक जो मामला पूरे नहीं कर सकता उसके साथ भी जो रह रही है, वो मुझे हर चीज का अंदाजा था। कोई बहुत खास कोई ख्वाहिश करती हैं तो क्या करती हैं? देखिए वो तो खवातीन के तो बड़े मसाइल हैं, हर महीने जो है वो सैलून जाना है, कपड़े लेकर दो, जूते लेकर दो, बच्चों की ख्वाहिशात है, ये है वो है। नहीं इसके कुछ नहीं थे। मेरी बीवी का सिर्फ यही था कि मेरा अली पढ़ जाए, अली पढ़ जाए, अली पढ़े, स्कूल में पढ़े। मैं दरअसल अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो वो इसे हर दफ़ा यही कहती थी कि अली आपने पढ़ना है, कि आपने बाप की तरह ये तो ख़त भी कोई मैसेज भी आ जाए तो ये कभी मुझे कहते हैं कि ये पढ़ना, कभी बाहर लोगों को कहते हैं तो तू ऐसा नहीं बनना, पढ़ना है। अच्छा। तो वो मेरा बेटा पढ़ना चाहता था, बड़ा शौक रखता है मेरा बेटा पढ़ने का, लेकिन हालात ने इस जगह पे खड़ा कर दिया कि मेरे पास वसाइल नहीं थे। कौन बाप है जो चाहेगा कि मेरा बच्चा ना पढ़े? हर बाप यही चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे बेहतर हो, बिल्कुल मेरे मरने के बाद कोई इसे धक्के ना दे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरे पास वसाइल नहीं थे। मेरा अब इस टाइम इतना मेरा जो ना मेरा दिल भरा हुआ है ना, मेरा जो थीम पार्क का मेरा घर था वो सारा का सारा डूब गया। वहाँ पे मेरा मैं सास ससुर के घर में बैठा हूँ, कितनी देर वो मुझे रखेंगे? ये भी आप अपने ससुराल के घर में हैं? जी मैं उनके घर में हूँ, कितने दिन वो रखेंगे? मेरा घर थीम पार्क में था, आपको शायद अंदाजा सैलाब अभी आ रहा है तो वहाँ पे वो सारा का सारा वो डूब गया। जो 2 मंजिल मकान थे
वो एक मंजिल डूब गया और दूसरा जो है 4 फुट दूसरी मंजिल से ऊपर चला गया। और आपका मेरा सिंगल था, सिंगल 2 मरले का। आपका 2 मरले का? 2 मरले का। वो भी उसकी भी किस्तें देते हैं? उसकी मैं देता हूँ। मेरे बच्चों की वहाँ पे खुशियाँ थी, मेरे बच्चों ने वहाँ पे वक्त गुजारा था, मेरी बीवी के साथ मैंने झगड़े किए थे। अब वो लोगों के मकान गिर गए तो वो मैं वहाँ से कैसे वो मोहब्बत और वो वक्त ढूंढूंगा। मेरा वहाँ पे एक बेड था, सिर्फ वो एक मीडिया वाले आए थे, वो आप देखेंगे वो का अंदाजा होगा, सिर्फ एक बेड था, 2 चारपाई थी और एक सिलेंडर था गैस वाला, एक चूल्हा था और एक सेफ थी और पेटी थी छोटी सी, सब खत्म। और कुछ भी नहीं था मेरे पास। बाबे के पास यही था। सब बह गया, सब खत्म हो गया, सब कुछ चला गया। अब किसको मैं अपनी आवाज सुनाऊं? हर बंदा वहां पे मजबूर बेचारा रोड पे रो रहा है, जिसको भी आप देखेंगे वो ही रो रहा है। मैं अपना रोना किसको दिखाऊं? खुद ही अपने आप अंदर मैं घुटता रहता हूं कि एक शख्स पहली हालात से तंग और इस बात की तसल्ली कि चलो घर एक ना एक दिन अपना हो ही जाएगा। वो घर जो जिस ख्वाहिश पर एक चल रहा था कि चलो अपना बन जाएगा, वो घर भी डूब गया। ये कितने दिन वो मुझे रखेंगे? आप मुझे बात बताएं। मैं अब किराए पे रह के, वो थीम पार्क में कोई गैस बिजली कुछ भी नहीं है। अब मैं किराए के लिए बगैर बिजली के रहते हैं? जी, बगैर बिजली के वहाँ पे मेरे बेटे रहते हैं। तो वहाँ पे बिजली गैस कुछ नहीं है, सीवरेज भी नहीं है। वहाँ से पानी निकलेगा कम से कम भी 3-4 साल बाद वो खुश्क होगा। उतनी देर में वो जो मेरा एक बेड था, मेरी चारपाई थी, पता नहीं वो उड़ के किसी और जगह पे चली गई होगी बह के। तो मैं कैसे इकट्ठा करूँगा वो सारा? ये सारे मामलात मैं नहीं, जो मेरे अंदर है ना, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में है, वो मुझसे ज्यादा ये मेरी बीवी सोच रही है, लेकिन एक दूसरे को बताते नहीं है। ये मेरी बीवी बहुत अच्छी है, एक दूसरे के ऊपर इतना ज्यादा बोझ नहीं रखते कि इतनी परेशानी अगर मैं उसे दूंगी तो। मैं बीमार भी हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी शरीयान की नस वीक है, मैं बीमार भी हूँ, दिमागी पेशेंट हूँ मैं, मेडिकल पे मैं अभी भी अपना इलाज करवा रहा हूँ। तो कहने का ये मकसद है कि मेरा घर वो बह गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। अब किराए के लिए मैं किराए पे यहाँ पे अगर मकान में लेता हूँ तो मैं फिर कर्जे उतारेंगे, मकान का किराया देंगे, बिल देंगे, रोटी खाएंगे, करेंगे क्या? बिल्कुल यही बात है। मैं क्या करूँगा? हालात तो उससे ज्यादा खराब हो गए। कहाँ जाऊँगा? कहाँ पे बच्चों को लेके दर मैं भटकूँ? दाता दरबार जाके मैं बैठ जाऊँ? जो अपनी यहाँ पे बीवी को मेरी देखे निकाब में मेरी बीवी मैं काम पे नहीं लगवाना चाहता था। मैंने कहा कि मैं एक उजाड़ बियाबान है वहाँ पे रहता हूँ, तू चली जाएगी मैं भी चला जाऊँगा तो बच्चों का कौन देखेगा? कोई यहाँ से ले गया, हालात भी वैसे हैं। मैंने कहा मैं अकेला करूँगा, अकेला बस में रह गया। वो बच्चा जो उस वक्त साथ मौजूद था और उस बच्चे की मौजूदगी में बाप ने अपनी ज़िंदगी का ये फैसला किया कि इस ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहिए, जिस ज़िंदगी में मैं अपनी बीवी की, अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकता, उनको एक बेहतर मुस्तकबिल नहीं दे सकता। वो तमाम तर चीज़ें सोच कर बाप ने अपने बेटे के सामने ये फैसला किया कि ज़िंदगी ख़त्म कर देता हूँ। खंबे के ऊपर चढ़ा, बच्चा नीचे पूछता रहा कि बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? बच्चा दुहाइयाँ देता रहा। बच्चे ने लोगों को इकट्ठा कर लिया और देखते ही देखते वहाँ पर एक हजूम हो गया। लेकिन वो ये जो वालिद साहब हैं, इन्होंने एक फ़ैसला कर लिया था कि वापस अब नीचे नहीं आना, ज़िंदगी ख़त्म करनी है। उस बच्चे ने फिर अपनी वालदा को फ़ोन किया, अपनी वालदा को बुलाया, उससे बात करते हैं कि उस टाइम पर क्या हालात थे, बच्चे अपना मुस्तकबिल कहाँ पर देखते हैं, घर में वालदैन किस तरह के हालात देखते हैं। तो बच्चे यकीनन अपनी ख्वाहिशें जो हैं वो अपने अंदर ही मार देते हैं। और जिन बच्चों का वालिद उनकी खातिर इस तरह का फैसला करे कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देता हूँ, वो बच्चे जो हैं वो अपने बचपन को खो देते हैं और कहीं ना कहीं पर उनका बचपन जो है उन्हीं के अंदर ख़त्म हो जाता है। और वो अपने वालदैन से डर के मारे इस तरह की कोई ख्वाहिश नहीं करते कि हमारी ख्वाहिश के ज़ोर में आकर या उसके प्रेशर में आकर हमारे वालदैन को इस तरह का कदम ना उठा लें। ये वो अली बच्चा है जो उस वक्त इनके साथ, नवाज साहब के साथ मौजूद था। बाकी किसी से बात करते हैं। अली, पढ़ते नहीं हो? जी नहीं। कभी गए हो स्कूल बेटा? जी तीसरी क्लास में मैंने छोड़ दिया था। क्या वजह थी छोड़ने की?
वो पापा का रिश्ता भी ख़राब हो गया था और घर में झगड़े, रोज़ी के पैसे नहीं आने, तो फिर मैंने कहा मामा मैंने स्कूल नहीं लगना, स्कूल के पैसे आप घर में लगा लिया करें। फिर मैंने स्कूल छोड़ दी। पापा मामा के झगड़े होते थे? जी। अभी भी होते हैं? जी अब नहीं। अब नहीं होते? जी। पापा मामा के क्या झगड़े होते थे? कोई ऐसा झगड़ा याद है जिसकी वजह से आपको बड़ी तकलीफ हुई हो और ये फैसला किया हो कि स्कूल छोड़ देना है अब? जी, वो पापा दिन रात गए थे, पापा का रिश्ता भी ख़राब था, फिर भी 600 रुपये रोज़ी लेके आए थे। तो और मामा ने कहा मैंने यहाँ पर नहीं रहना, मामा नानों के घर चली गई थी। तो वो फिर पापा फिर खंबे पर चढ़ गया। और आपने स्कूल पहले से ही छोड़ दिया हुआ है? जी पहले छोड़ दिया। आपकी जाहिर है पढ़ने की तो ख्वाहिश होगी? जी अभी भी है पढ़ने की। पढ़ना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? मैं डॉक्टर बनना चाहती लेकिन हालात ने इजाजत नहीं दी? हूँ। जी नहीं। जब स्कूल जाते थे अच्छा पढ़ते थे? जी अच्छा पढ़ते थे। जी। एक और आपका एक और भाई भी है ना? जी। उसको भी पढ़ाना चाहते थे? जी। कभी कुछ ये तो नहीं सोचा कि मैं माँ बाप का हाथ बटाता हूँ, मैं भी कोई काम करना शुरू कर देता हूँ? मैं लगा था, पापा ने मुझे कहा मेरे से देखा नहीं जाता। कौन से काम पे लगे थे आप? मोटरसाइकिल। मैकेनिक? जी। मैकेनिक बनने लग गए थे आप? जी। पापा ने फिर हटा दिया, पापा कह रहे मेरे से देखा नहीं जाता। तो फिर पापा ने कहा आपने नहीं करना, मैं अभी है हूँ। आम खाने की ख्वाहिश आपने की थी बाबा से? जी। हैं? जी। आम पसंद है आपको? जी। बाबा नहीं खिला सके? जी नहीं। नहीं खाए इस सीजन में आम? नहीं खाए? जी नहीं। उस दिन बाबा जब आपके सामने खंबे पे चढ़े हैं, वो उस दिन क्या हुआ था? वो पापा का रिश्ता भी खराब था। अच्छा। और किस्त भी देनी थी, मामा से लड़के भी आए थे। घर से लड़ाई करके आए थे? जी। अच्छा। तो पापा कह रहे थे मैं वॉशरूम करने जा रहा हूँ। पापा आपको ये क्या कर गए हैं? जी मुझे अच्छा। ये कह के गए। तो मैं ट्रैफिक देखने लग गया, तो पापा 1 पौड़ी 2 पौड़ी ऊपर चढ़े हैं, तो मैं रोने लग गया। पापा को कहा पापा ये आप क्या कर रहे हैं? पापा कहता आप घर में जाओ, घर जाओ। पापा ने मुझे रिक्शे की चाबी पकड़ा आपको दी। रिक्शा चलाना आता है? जी। अच्छा। और पापा कहते आप घर जाओ, मैं रोने लग गया। पापा ऊपर चढ़ गए। बाबा को रोका नहीं भाग के कि जी। बाबा को पकड़ूं मैं अपने? जी मैं ऊपर चढ़ा, वो पुलिस वालों ने मुझे ऊपर नहीं चढ़ने दिया। वो रोक रहे थे आपने नहीं चढ़ना। पता था बाबा ऊपर जाके क्या करना चाह रहे हैं? जी मुझे पता। मामा को फिर फोन किसने किया था? अंकल ने। आपने कहा था मामा को बुलाओ जी। इधर? जी। अभी बाबा कोई काम नहीं कर रहे, घर भी डूब गया आप लोगों का, जिस जी। घर में रहते थे वो घर भी डूब गया, बाबा के पास काम भी कोई नहीं है। अब दोबारा अगर ये लड़ाई करेंगे तो क्या करोगे? अब फिर कुछ भी नहीं करना, फिर मैं ही काम पर लग जाऊंगा। ये बात मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि घर के इस तरह के हालातों की वजह से बचपन जो होता है बच्चों का वो ख़त्म हो जाता है। जिस घर में माँ बाप की लड़ाई हो, जिस घर में बेरोज़गारी हो, जिस घर में जो वालिद है वो हमेशा आकर इस तरह की चीज़ें करे, या वालदा जो है, ये एक जेन्युइन सी बात है कि जो ख़वातीन होती हैं वो थोड़ी बहुत लड़ाई होती है घर के हालातों की वजह से, लेकिन वो बच्चों से उनका बचपन छीन लिया जाता है, उनकी खुशियाँ छीन ली जाती है। इस बच्चे ने अपनी पढ़ाई छोड़कर ये फैसला किया कि मैं मैकेनिक बन जाता हूँ। ये एक बहुत बड़ा फैसला होता है इस उम्र में, तो मैं इसको अब बच्चों में नहीं शुमार कर सकती, क्योंकि ये अब अपने घर का बड़ा है जिसने ये फैसला कर लिया कि मैं कमाऊंगा। ये मैकेनिक की शॉप पर चला गया है। जी जी। तो आपने फिर आपसे वो भी नहीं देखा गया? जाहिर है आप मैं बाप था, मेरे बाप के दिल में, मैंने पहले भी वो बात कही है, कौन है बाप जो अपने बच्चे को अनपढ़ रखेगा? बिल्कुल ऐसा ही है, कोई नहीं है। मैंने इसको ये बात कही पूरी तरीके से सुने, इसको याद ही है। ये भी यही कह रहा था कि मेरा बाप ये नहीं चाहता था कि ये मैकेनिक या किसी दुकान पे अभी छोटा है ये अभी लगे, तो अगर कम से कम इसे पढ़ना तो आता हो। बिल्कुल ठीक है। कोई अगर लेटर लिखना हो या किसी को कोई मैसेज देना हो वो तो लिखना चाहिए ना, लिखना आता हो। अगर कुछ भी नहीं है तो ये तो फिर गूंगा है मेरी तरह। तो आजकल आपको पता है कि गूंगे की ज़िंदगी नहीं है। तो वो मैं अभी भी ये मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा पढ़े, जितना मैं हो सकूँगा, जितनी मेरे अंदर अभी जान है, मेरी ज़िंदगी जब तक है, मैं इंशाल्लाह इनका साथ पूरा दूंगा। मैंने हरकत तो वो बहुत गलत की है, लेकिन मैं उस गलती की मैं हुकूमत से भी और अपनी आवाम से भी माफ़ी मांगता हूँ, और सबको ये कहूँगा कि आपने हालात के साथ मुकाबला करना है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपने मुकाबला करना है। आपने ये वाली जान लेने की और देने की हरकत आपने कभी भी नहीं करनी।
और इंशाल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं इनके साथ शाना बशाना जहाँ तक होऊंगा मैं खड़ा रहूँगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है जो वो मेरी जो है वो पूरी की जाए। बिल्कुल, माँ बाप जो होते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं अपने बच्चों के लिए, पूरी ज़िंदगी को कुर्बान कर देते हैं। ख़वातीन के लिए भी मैं यही कहूँगी कि मर्द अगर बाहर जाता है तो पता नहीं किस तरह के लोगों की क्या बातें सुनता है, घर में आकर ये महसूस भी नहीं होने देता कि बाहर उसने क्या कुछ झेला है, क्या कुछ बर्दाश्त किया है। लेकिन अगर उसकी रोज़ी कम है या उसकी रोज़ी ज़्यादा है, उससे उसकी मेहनत पर बिल्कुल सवाल ना उठाएं कि उसने कितनी मेहनत की है बाहर या क्या उसने किया है। बाकी अल्लाह ताला इन लोगों के लिए आसानियाँ करे और इनकी आने वाली ज़िंदगी जो है वो बेहतर करे। ये माँ बाप जो अपने इस बच्चे को बनाना चाहते हैं वो इसको वो बनाएं, मुस्तकबिल में ये बच्चे का जो मुस्तकबिल है वो बेहतरीन हो, इनकी ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी हों। और हुकूमत ने जो भी इनके साथ मज़ाकरात किए थे, जो भी इनके साथ डील की थी, जिसकी बेस पर इनको उतारा गया, वो अब कहीं पर दिखाई नहीं देती है। तो ये आम शहरियों के लिए एक सबक है कि आप लोग किसी के ऊपर भी यकीन कर अपनी ज़िंदगी का खात्मा ना करें। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।